नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष YouTube पर संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये सारी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप सभी की जिम्मेदारी है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद होनी चाहिए कि जो भी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं उन्हें आप विधिवत उन्हें रिवाइज करें, उनका अध्ययन करें, ताकि आगामी परीक्षाओं में उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक ही मेरा मकसद है कि जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उन सभी में आप सभी से मेरे को जो भी क्वेश्चन मिले मेरे वीडियो से रिलेटेड वो आप करके आएँ। तो आप तभी करके आएंगे जब आप उन सभी चीज़ों का मन से और विधिवत पूर्वक तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम संविधान के कुछ भाग लेकर आए हैं, भाग अनुसूचियाँ, फिर उसके बाद हम एक एक भाग करके उनके अलग अलग अनुसूचियों अनुच्छेदों को विधिवत अध्ययन करेंगे। चलिए, जैसे सबसे पहले टोटल 22 भाग हैं। अगर आज पूछ लिया जाए 22 ऑप्शन में ना हो तो आपको 25 टिक करना है। रीजन 25 कैसे हैं, जैसे कि नौका, ठीक, फिर 14 का ऐसे करके 1-2 हैं, ABC करके कन्वर्ट है, ठीक है, वो सब मिलाकर 25 होते हैं। जब 22 ना हो तब आपको 25 टिक करना है। 22 है तो 25 नहीं मिलेगा आपको, ऑप्शन में कभी भी नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, और अक्सर बच्चे इस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। जब 22 नहीं देता है तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देते हैं कि हम कौन सा टिक करें। तो आपको जब 22 ना मिले तब आपको 25 पे टिक करना है, अन्यथा अगर 22 है तो 25 नहीं होगा, 25 है तो 22 नहीं होगा। चलिए, सबसे भाग 1 में संघ है उसके राज्य क्षेत्र। संघ मतलब संविधान में देश का इस्तेमाल नहीं किया, देश शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर जब भी मैं आपको पढ़ाते हो कि राज्य का इस्तेमाल करूं तो उस राज्य को आप देश से संबंधित करेंगे। क्लियर? चलिए, संघ उसका राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र और केंद्र से संबंधित जितने भी राज्य होंगे उनका विवरण आपको कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, भारत एक संघों का, राज्यों का संघ होगा। ठीक, चलिए अगला नागरिकता। हाँ, संघ एवं राज्य क्षेत्र अर्थात भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक है, इनका विस्तार भाग 1 का विस्तार 1 से 4 तक है। अगला नागरिकता। नागरिकता जो है ये आपकी अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इसमें पहली चीज़ तो आपको ये बता दूं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। रीजन कि जैसे आप भारत के नागरिक हैं तो हैं, राज्य के लिए और देश के लिए अलग अलग नहीं। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, डबल सिटीजनशिप का प्रावधान है। वहाँ पर एक तो नागरिकता आपकी राज्य की है, दूसरी देश की है, 2 नागरिकताएं लेनी पड़ती हैं किसी भी व्यक्ति को। रीजन है कि क्योंकि वहाँ पर जो राज्यों से मिलकर एक देश अमेरिका बना है, टोटल 50 राज्यों से, उनके बीच समझौते के बेस पर वहाँ पर फेडरल सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ यूनियन सिस्टम है। फेडरल और यूनियन दोनों का अर्थ संघ ही होता है, लेकिन संघ में क्या होता है, यूनियन में क्या होता है, यूनियन में ज़्यादा शक्तियाँ संघ को दी जाती हैं, राज्यों को नाम मात्र की शक्तियाँ दी जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ फेडरल में क्या है, फेडरल का अर्थ भी संघ होता है, लेकिन वहाँ पर अर्थ ये होता है कि वहाँ के राज्य और केंद्र के बीच में समझौते के बेस पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो जो अगर समझौता नहीं मानेंगे तो एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, नया देश बना सकते हैं। ठीक, ये है फेडरल और यूनियन में अंतर। कॉन्फेडरेशन यानी परिसंघ में अंतर होता है जब संघ जो है राज्यों के आधार पर काम करता है। परिसंघ में यानी कॉन्फेडरेशन में फेडरेशन और यूनियन, ये 3 प्रकार के सिस्टम्स होते हैं, देश चलते हैं। तो कॉन्फेडरेशन में होता है कि ज़्यादा शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं, फेडरेशन में होता है बराबर शक्तियाँ होती है समझौते के बेस पर। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र को दी जाती हैं, राज्य को नाम मात्र की शक्तियाँ दी जाती हैं। फेडरेशन में अमेरिका में हर राज्य का अपना एक झंडा है अलग अलग। ठीक, चलिए, मूल अधिकार 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण किया गया है। आपको बताया गया है कि मूल अधिकार 12 से 35 तक है, ये अधिकार दिए गए हैं। टोटल 6 अधिकार दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक, आगे विधिवत अध्ययन करेंगे हम। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक, ये 12 से 35 है, 36 से 51। 36 से 51 तक में राज्य के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, राज्यों में कौन कौन शक्तियाँ हैं, कैसे क्या प्रावधान है, इन सब चीज़ों का विवरण जो है आपका
राज्य की नीति निर्देशक तत्वों किस में दिया गया है, भाग 4 में। भाग 4 का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये है फंडामेंटल राइट्स, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्य है, ठीक। ड्यूटीज यानी भाग 4 का अनुच्छेद 51 का है, ये ध्यान देना, बहुत पूछा जाता है, ठीक। ये भी पूछे जाते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कौन कौन से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब आपको बता दूंगा। संघ 52 से 51 तक, संघ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब चीज़ें दी गई हैं। 6 राज्य 152 से 237 तक। ये जो अनुच्छेद मैंने लिखे हैं ना, ये भी पूछ ले जाते हैं कि राज्य के बारे में प्रावधान किस भाग में, भाग 6 में, कितने से कितने अनुच्छेद तक, 152 से 237 तक। अगला 7वां अब मान्य नहीं है, भाग 7 अब नहीं है, ठीक है। कब से खत्म कर दिया, 7वां संविधान संशोधन 1956 के दौरान निर्वासित कर दिया गया, ठीक है, मतलब निकाल दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा भाग अब हमारे संविधान में लागू नहीं है, तो भाग 7 जो है अब नहीं है। अगला संघ राज्य क्षेत्र 239 से 252, ठीक, 242, सॉरी 52 है, 42, 239 से 242। पंचायत 243 का से 243 अंग तक, और 9 भाग 9 में पंचायत, 9 भाग 9 का में नगर पालिकाएं हैं, 243 ता से 243 या छा तक, ठीक। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 भाग 10 में है। 11 नंबर संघ और राज्य के बीच संबंध, मतलब संघ और राज्य कैसे एक दूसरे के बीच में जो शक्तियां हैं उनके बीच में कैसे बंटवारा, कैसे शक्तियों के साथ एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, कैसे बंधे हैं, ठीक, क्या संबंध है, क्या क्या। अगला और 245 से 263 तक है। अगला भाग 12 वित्त, संपत्ति और संविधाएं और वाद विवाद से संबंधित जो भी चीजें हैं, 264 से अनुच्छेद 300 तक। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित जो भी चीजें हैं वो भाग 13 में है, 301 से 307। 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, IAS, PCS जैसी सेवाएं, ठीक है, UPSC, राज्य से संबंधित जो भी PCS जो भी होते हैं वो। 308 से 323। भाग 15 निर्वाचन, इलेक्शन के निर्वाचन आयोग, 324 से 329। 16 वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध 323 से 342। राजभाषा का जो प्रावधान है वो 343 से 351 तक है। आपात उपबंध भाग 18 में 352 से 303 आपात उपबंध है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ठीक, ये सभी हैं। किसमें है सब विधिवत अध्ययन करेंगे हम आगे। प्रकीर्ण यानी प्रकीर्ण अर्थात विस्तार कैसे करना, दूसरी चीज़ों को कैसे करना है, वो 361 से 367, 367 तक। संविधान संशोधन 368। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। 22 भाग और अंतिम संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। अब आप देख ले कौन कौन से महत्वपूर्ण है, कौन कौन से बहुत पूछे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। संघ और राज्य में डायरेक्ट पूछ लेता किस भाग में है, या कितने से कितने अनुच्छेद तक हैं, या इनके अंदर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, उपराष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति की योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं, उपराष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन, पुनः निर्वाचन, ये सब चीज़ें अलग अलग अनुच्छेद में दी गई, वो सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। मंत्रिमंडल किस में है, प्रधानमंत्री का पद किस में है, लोकसभा राज्यसभा किस में है, महाभियोग किस में है, क्षमादान राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में दिया गया, सब चीज़ें। संघ राज्य क्षेत्र, ये ठीक, ये पूछ लिया जाता है, यही पूछ लिया जाता है, ये बहुत कम पूछा जाता है। तो 9 तक पूछ, इधर 11 के बाद 14, 15 के बाद 17 के बाद 18 के बाद 20। ये इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग हैं, ठीक है। तो हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट्स हैं,
ठीक है, विधिवत एक एक भाग का हम अध्ययन करेंगे। चलिए अनुसूचियों का अध्ययन करते हैं। कुल 12 अनुसूची हैं, 22 भाग, 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद हैं। ये सब चीज़ें आपको बता दी गई थी, लेकिन जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 22 भाग 22 ही थे, लेकिन अनुसूचियाँ 8 थीं। अब बाकी 4 कहाँ हैं, संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं, ठीक है। और 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 350 के लमसम हैं, 350 प्लस। ठीक, चलिए आइए देखते हैं अनुसूची 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ये इसका जिक्र आपको जब भाग 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताया गया कि अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि राज्यों संघ एवं राज्य का उपबंध जो है वो अनुसूची 1 में जाके आपको मिलेगा। जैसे आप किसी को फ़ोन मिलाते हैं किसी कार्यालय में तो कहा भाई उसको तो बताया जाता है कॉल फॉरवर्ड की जा रही है। कहने का तात्पर्य है कि जब आप भाग 1 में जाएंगे, भाग 1 में अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, तो वहाँ पर बताया जाता है कि वहाँ पॉइंट दूसरा है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में अनुसूची 1 में जाइए आप। ठीक, तो वही चीज़ अनुसूची 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अगला वेतन एवं भत्ते, जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी का वेतन एवं भत्ता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जैसे सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश, उस सर्वोच्च न्यायालय उप न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इन सभी का जो वेतन और भत्ता है वह अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। ठीक, अगला अनुसूची 3 शपथ। आपसे क्वेश्चन पूछा था लेकिन कौन शपथ अनुसूची 2 के तहत नहीं लेता। जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी अनुसूची 2 के तहत शपथ लेते हैं, सिर्फ 3 लोगों को छोड़कर। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल। ठीक, राज्यों के राज्यपाल, ये सभी लोग अनुसूची 3 के तहत नहीं लेते। इन सभी के अनुच्छेद दिए गए हैं कि निम्न अनुच्छेद, जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेता है, राज्यपाल का देख लेना। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के अनुच्छेद, बाकी सभी जितने पदाधिकारी हो शपथ जो है अनुसूची 3 के तहत लेते हैं। नोट कर लेना, बहुत पूछा जाता है। अनुसूची 4 राज्यसभा की सीटों का आवंटन, कि कितने राज्यों से किस राज्य से कितने लोग राज्यसभा में प्रतिनिधित्व रखा जाएगा, वो जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। आवंटन ही बंटवारा। अगला अनुसूचित जाति को प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक, अनुसूचित जाति जो भी उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था देने की जो बात की गई है वो अनुसूची 5 में की गई है। ठीक, अगला अनुसूची 6 अनुसूचित जनजाति में निम्नलिखित इन 4 राज्यों के स्पेशल प्रावधान दिया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एक तो ये पूछा जाता है कि अनुसूची 6 में है क्या। दूसरा अनुसूचित जनजाति का किस भाग के तहत, किस अनुसूची के तहत स्पेशल यानी विशेष प्रावधान का व्यवस्था दिया गया, विशेष प्रशासनिक व्यवस्था दी गई है, तो अनुसूची 6 के तहत। लेकिन किन किन राज्यों को, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। मैंने अभी भाग बताया था कि केंद्रों को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई राज्यों की अपेक्षा। ठीक, संघ को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई राज्यों की अपेक्षा। ठीक है, तो शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, किस आधार पर होगा, किस अनुपात के आधार पर होगा, उन सब चीज़ों का जिक्र जो है अनुसूची 7 में। अगला अनुसूची 8 भाषाएं। टोटल 22 भाषाएं हैं। जब हमारा संविधान मूल रूप से बनकर तैयार था उस समय 14 भाषाएं थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1950 में जब हमारा संविधान बनकर, 1949 में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया था, तो उस समय 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था। नहीं, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22। ठीक, लेकिन लास्ट की 4 बहुत पूछा जाता है जो 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई हैं। वो 4 ये हैं, मैथिली, संथाली, बोडो व डोंगरी। बताने को मैं 22 बता दूंगा, उनसे पूछा जाता नहीं है। ठीक है, तो ये पूछी जाती हैं। वो 4 भाषा का क्रम क्या है, तो MSBD, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। क्लियर। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, 92वें संविधान 92 अमेंडमेंट एंड 2003 के तहत ये जोड़ा गया है। अब ये जो 4 अनुसूचियां हैं ये संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। ये 8 तक तो मूल संविधान में मिलती हैं, लेकिन अब ये अलग अलग समय पर जरूरत पड़ने के आधार पर जोड़ी गई हैं। अनुसूची 9 भूमि एवं संपत्ति अधिकार। पहले भूमि एवं संपत्ति अधिकार मौलिक अधिकार था, ठीक जब हमारा संविधान लागू था, लेकिन ये हुआ कि भूमि एवं संपत्ति मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का कब जब भी उल्लंघन होगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के सहारे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकता है।
डायरेक्ट सुप्रीम, किसी भी कोर्ट में नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्ट जा सकते हैं। क्लियर? तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा पहुँचने का प्रावधान है इसमें। ठीक, हाई कोर्ट जाना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहा गया जैसे सपोर्ट डायरेक्ट, जैसे आप खेत पर रहे हैं और रोड निकलनी है और आपके नज़रिए से रोड से ज़्यादा खेत की कीमत है, तो आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। और ये मूल अधिकार है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। इसलिए गवर्नमेंट से क्या किया कि भूमि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुसूची 9 के तहत रखा गया। किस? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत अनुसूची 9 में भूमि संपत्ति का अधिकार रख दिया गया। था किसमें? अनुच्छेद 31 में, मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 31 में था, लेकिन किस में रख दिया गया है? तो अनुच्छेद 300 में रख दिया गया है, 300 का में। क्लियर? अनुच्छेद 300 का या अनुच्छेद 300A, 300A ऐसे करके कुछ भी दे सकता है। तो अनुच्छेद 300 का में भूमि संपत्ति का अधिकार रख दिया, लेकिन अनुसूची किस में? अनुसूची 9 में। 10 दल बदल अनुसूची 10 में दल बदल का प्रावधान है। कहने के तात्पर्य दल बदल का कि ये पहले जान लो, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत अनुसूची 10 में दल बदल को रखा गया है। ठीक, इसमें क्या है? संविधान में राजनीतिक दलों का कहीं भी जिक्र नहीं है। ठीक, केवल और केवल अनुसूची 10 में ही जिक्र है। कोई भी पार्टी बनती है, बिगड़ती है, उन सभी चीज़ों का जिक्र दल बदल अनुसूची 10 में ही दिया गया है। अगला अनुसूची 11 पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूची 11 में जोड़ दिया गया है। इसमें कई बार पूछ लिया गया है कितने विषय पंचायती राज व्यवस्था के तहत है, तो 29 विषय हैं। ठीक, लोग डब्बा जैसा मुँह करते हैं, डब्बा का बहुत बड़ा महत्व लाइफ में, डब्बा जैसा मुँह करना। ठीक, डिब्बी का बहुत कम है। तो डिब्बे का महत्व क्यों? क्योंकि डब्बा जैसा मुँह लोग बगाड़ते हैं अक्सर, जब फंस जाते हैं। तो 29 विषय हैं। किस संविधान संशोधन के अनुसूची 11 जोड़ के? 73वें संविधान संशोधन 1973। अनुसूची 12 और अंतिम नगर पालिकाओं का प्रावधान जो है अनुसूची 12 में दिया गया है। 74वें, ये 73वां संविधान संशोधन, ये 74वां संविधान संशोधन, लेकिन टाइमिंग दोनों की सेम है, 1993। क्लियर? इसमें 18 विषय दिए गए हैं, 18 विषयों के बारे में बताया गया। क्लियर? तो ये हैं हमारे अनुसूचियाँ भाग जो कि आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए भाग 1 देख लेते हैं इसी वक्त। फिर भाग 1 के बाद अगले लेक्चर में हम आपको भाग 2, 3 आगे पढ़ते रहेंगे विधिवत तरीके से, ताकि आपको ये जो प्लेटफॉर्म मिला यहाँ पर बहुत ही कंटेंट जो बहुत सटीक दिया जाता है, उसके लिए दिया जाता है। ये तभी समझ में आ गया जब आपको मैं समझा पाऊँगा, सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए भाग 1 देखते हैं। भाग 1 के तहत अनुच्छेद 1। चलिए भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। चलिए आर्टिकल 1 भाग 1 में अनुच्छेद 1 हम देखते हैं। इसमें 3 बातें का जिक्र किया गया है। पहली चीज़ तो ये जान लें, जो हमारे देश में संविधान है, संविधान को कैसे क्या सिस्टम होगा, इन सब चीज़ों के लिए कहाँ पर क्या पढ़ेंगे? द इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान। ठीक, राज व्यवस्था। लेकिन राज व्यवस्था के बाद जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया, कोई अपराध कर दिया, तो आपको पुलिस लतियाएगी, ठुसियाएगी, थप्पड़ियाएगी, लपड़ियाएगी। ये सब चीज़ें कहाँ पर होती? आईपीसी के तहत। आईपीसी यानी जिसका जिक्र सेक्शन या धाराओं में मिलता है। ठीक, फिर पुलिस लतिया कड़िया के कर जब आपको आगे ले जाएगी ठुसिया के, तो वो ले जाएगी कोर्ट में, सीआरपीसी। वहाँ पर कोर्ट में आपकी उपस्थिति होगी, तो वहाँ पर वो जो सिस्टम होगा, जो जज महोदय जो भी कुछ सुनाएंगे आपको कि आपने सज़ा की थी, इसके लिए इतने साल की सज़ा है, इतने रुपया जुर्माना भरो, ये सब चीज़ें सीआरपीसी कोर्ट में होगा। तो कोर्ट की जो क्रिया होती है वो सीआरपीसी, जो पुलिस के चलते धारा चलती है वो आईपीसी। भारत में अनुच्छेद, चलिए देश के लिए अनुच्छेद। चलिए अनुच्छेद 1 में पहले भारत राज्यों का संघ है, ये बात कही गई। भारत राज्यों का संघ कैसा है? अब देखिए, संघ में हम यूनियन लिखेंगे सदैव, यूनियन। ठीक, चलिए जैसे 3 प्रकार के देश होते हैं, एक कॉन्फेडरल यानी परिसंघ, एक फेडरल संघ, एक यूनियन संघ। फेडरल और यूनियन दोनों की हिंदी संघ ही होती है। ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएटिंग है, इसलिए पूछा जाता है भारत राज्यों का है ... तो वहां पर आपको टिक करना है। ऑप्शन डी में दिया होगा संघ, उसको नहीं टिक करना है आपको। ऑप्शन बी में दिएगा
यूनियन, तो आपको यूनियन पे टिक करना है, क्योंकि फेडरल और यूनियन दोनों का अर्थ संघ है, तो इसलिए आपको यूनियन पे सदैव टिक करना है, संघ पे कभी नहीं। ठीक, चलिए कॉन्फेडरेशन क्या होता है, परिसंघ क्या होता है? कॉन्फेडरेशन में छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। ठीक, तो कहते हैं थोड़ी थोड़ी शक्तियां देकर संघ का निर्माण कर देते हैं, अर्थात देश का निर्माण कर देते हैं, वो होता है परिसंघ। अर्थात उसमें कभी भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है, किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है, किसी भी समय जरा सा भी बात हुई अलग हो गया, तो वो होता है परिसंघ। परिसंघ मजबूत संघ नहीं होता है। परिसंघ यानी संघ खुद ही दूसरों पे निर्भर रहता है, तो वो होता है परिसंघ। संघ, परिसंघ यानी संघ खुद किसी दूसरे पर निर्भर हो। फेडरल, संघ, फेडरल में क्या होता है? संघ यानी राज्य और केंद्र। राज्य क्या है? थोड़ी थोड़ी अपन कहिए थोड़ी शक्तियां दे दें इसको और अपना इसको केंद्र मान लें, संघ बना लें, तो क्या होता है? ऐसे देश क्या होते हैं? फेडरल कहलाते हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका फेडरल, क्योंकि फेडरल में क्या होता है? राज्यों के अपना एक नया कानून होता है, अपना नया संविधान होता है, अपने अपने संविधान होते हैं, संघ का अपना संविधान होता है। तो वहाँ पर ऐसे द्विसदनात्मक व्यवस्था जो चलती है, दोहरी नागरिकता वाली जो सिस्टम है, राज्यों की अलग नागरिकता फिर संघ की अलग नागरिकता, अपने झंडे अलग अलग होंगे, हर राज्य का अलग झंडा होगा, संघ का एक अलग झंडा होगा। मुद्रा एक होती है, मुद्रा एक होती है। ठीक, तो ऐसे फेडरल अमेरिका जैसे है 50 देशों से मिलकर बना है, 50 राज्यों से मिलकर बना है, तो एक समझौते के तहत एक दूसरे से जुड़े हैं, संघ से जुड़े हैं। अगर वो समझौता संघ ने मानने से मना कर दिया तो तुरंत हट जाएंगे, क्योंकि उनकी हर एक चीज़ उपस्थित है, उनका संविधान है, उनका अपना झंडा है, उनकी अपनी भाषा है, हर चीज़ अलग है। ठीक है, तो वो अलग हो जाएंगे। तो इसलिए संघ यहाँ पर फेडरल जो है परिसंघ का एक थोड़ा अच्छा सभ्य रूप जो है, परिसंघ का एक सभ्य रूप जो है संघ कहलाता है। लेकिन यूनियन क्या होता है? यूनियन में जो केंद्र रहता है वो राज्यों से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, यानी केंद्र यानी सेंटर संघ को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। जैसे भारत एक यूनियन देश है, यूनियन कंट्री है। जैसे यहाँ पर कोई राज्य चाहे हम भारत से अलग नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, लगाकर ख़त्म हो गया, हो नहीं पाया अलग। ठीक है, उसको 2019 में अंततः केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। यूनियन होता क्या है अब हम जान लें। यूनियन भारत राज्यों का संघ है। कैसा संघ है? यूनियन है। ठीक, संघ है, लेकिन क्या है? अगर आपसे संघ और यूनियन पूछ जाए तो आप यूनियन पे टिक करेंगे। अगला, दूसरी बात यहाँ पर राज्यों को पहली अनुसूची में जैसे कि उत्तर प्रदेश है। अब पूछा जाए कि संविधान में उत्तर प्रदेश के बारे में जिक्र कहाँ है, बताओ मुझे। तो ये सब चीज़ें ये बताया गया अनुच्छेद 1 के तहत कि आप राज्यों का जो सिस्टम है सारा वो अनुसूची 1 में दिया गया है, तो इसलिए आप फॉरवर्ड टू शेड्यूल, ठीक है, आगे काल फॉरवर्ड की जाती है शेड्यूल्स की ओर। ठीक, तो ये बताया कि राज्यों को पहली अनुसूची का जो राज्यों के बारे में जो जानकारी है वो अनुसूची में दी गई। अनुसूची में जाइए आप, अनुसूची 1 में। ठीक, अगला 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, अर्थात जो यूनियन कंट्रीज है वहाँ पर 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। पहला स्टेट, यानी जिनका खुद का अपना क्षेत्रफल है, ठीक, अपने खुद की व्यवस्थाएं, उन्हें स्टेट कहा गया है, जो कि 28 वर्तमान में। टेरिटरी, जो छोटे छोटे हैं लेकिन उनका भी अपना एक अस्तित्व है राष्ट्रीय स्तर पर, तो उन्हें क्या कहा गया? टेरिटरी, यानी केंद्र शासित राज्य, जो कि 8 है। अर्जित 0 है। कहने के तात्पर्य है जैसे पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होना चाहता है और भारत जाकर बलूचिस्तान पे कंट्रोल कर ले और वो कहे मेरा बलूचिस्तान पे अधिकार है, तो कोई इस पे ये अवरोध नहीं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता है कि तुम्हारे यहाँ तो ऐसा संविधान में कुछ बताया नहीं गया। तो संविधान वाले जो कितना होशियार थे, कितना बुद्धिमान थे कि ये बताकर गया अगर कोई आना चाहता है, किसी को ले आ सकते हो तो अर्जित कर सकते हो आप। उसका जिक्र कहा गया अनुच्छेद 1 में किया गया है। ठीक है, कि कोई भी आ सकता है, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अर्जित हो इस समय। ठीक, तो ये है अनुच्छेद 1 भाग 1 में अनुच्छेद 1। अब हम अनुच्छेद 2 देखते हैं। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि संसद जो है राष्ट्रपति के पूर्ण मतलब ये नहीं है कि कोई पत्र लिखेंगे, कोई लेटर लिखेंगे, भेजेंगे। पूर्ण मतलब किसी सूचना दे देंगे कि किसी विदेशी राष्ट्र को भारत में मिलाया जा रहा है, तो सिर्फ एक बार फोन कर देंगे, कहा रायसीना पानी बैठते ना राष्ट्रपति वहां पर, कि हाँ हेलो राष्ट्रपति जी, हम पड़ोसी मुल्क को मिलाने जा रहे हैं। जैसे इस समय नेपाल हाल ही में कुछ ज्यादा ही चुलबुला रहा था। अगर सपोज दैट जैसे नेपाल आना चाहे हमारे यहाँ, तो नरेंद्र मोदी जी फोन करेंगे, राष्ट्रपति जी हम नेपाल को अपने यहाँ मिलाने जा रहे हैं, बस हो गया।
क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, कुछ बोल नहीं सकता। राष्ट्रपति की सिर्फ वही कीमत है जैसे परिवार में एक दादाजी की, दादाजी सिर्फ बैठे रहेंगे, पूछ लिया जाएगा ताकि गुस्सा ना हो भी जाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, ठीक। तो वो सिचुएशन होती है। तो संसद राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति मतलब सिर्फ सूचना दे दी जाएगी कि किसी विदेशी राष्ट्र को भारत में मिलाया जा रहा है। तो ये सिर्फ अनुच्छेद 2 है। ये जो अनुच्छेद 2 और 3 है ना, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएटिंग है, क्योंकि संविधान में संविधान की भाषा लिख दी गई है और यहाँ पर लोग उसको सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो आप ये जान लीजिए, नए राज्यों का जो गठन है, नए राज्य का, राज्य मतलब देश होता है संविधान में, तो भी नए राज्यों का गठन होगा। तो वो राज्य मतलब देश, किसी विदेशी देश को जब मिला लिया जाए राज्य, ठीक। तो वो जैसे एग्जाम्पल के तहत, जैसे तिब्बत, चीन ने तिब्बत पे खलबली मचा दी, जो भी तिब्बत का क्षेत्र था, तिब्बत देश था, तो कुछ तिब्बत वासियों को इस कोने में, कुछ इस कोने में, कुछ इस कोने में दिया। तो तिब्बत ही देश है, तिब्बत लोगों की जनसंख्या कम पड़ गई। अब उनकी संख्या कम पड़ गई तो उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता था, कोई आंदोलन नहीं कर सकता था, अपनी बात नहीं रख सकता था। तो इसलिए जो सिक्किम है, सिक्किम को लगा ये हम अगर भारत से मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने पहले कहा, हे भारत जो भी रहे हो, कि हम आपके यहाँ मिलना चाहते हैं, लेकिन आप मुझे, ऐसा तो नहीं है, कुछ चाहे 4 लोग हैं परिवार में, तो एक को केरल भेज दो, एक को अरुणाचल प्रदेश भेज दो, एक को गुजरात भेज दो। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप आइए तो सही। तो फिर सिक्किम जो है 16 मई 1975 को राज्य बनता है हमारे यहाँ, ठीक। लेकिन 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को पहले सह राज्य बनाया गया है, और सह राज्य बनाने के लिए एक अनुच्छेद 2 में ए जोड़ा गया, 2A जोड़ा गया था, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया। सह राज्य मतलब कोई स्टेट, मतलब न वो विदेशी है न अपना है, लेकिन वो हमारे साथ रह रहा है, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से भी रह नहीं रहा, तो वो सह राज्य के तरीके। लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं, हम भारत में पूर्ण तरीके से सुरक्षित है, किसी प्रकार को कोई समस्या नहीं है, मेरे मान सम्मान में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं है, कोई किसी भी चीज को लेकर कोई जबरदस्ती नहीं है, तो इसलिए उन्हें लगा नहीं, हम यहाँ पर सुरक्षित है, सेफ है, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत फिर सिक्किम को 22वां राज्य दर्जा मिल गया। कब? 16 मई 1975 की डेट बहुत पूछी जाती है। तो ये है। चलिए अनुच्छेद 3 देख लेते हैं। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, ठीक। जैसे किसी भी राज्य को सीमा परिवर्तन करना है, नाम परिवर्तन करना है, तो क्या होगा कि ये बता दिया, संसद बोल देंगे या प्रधानमंत्री बोल देंगे, संसद से प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री, कि राष्ट्रपति जी उस राज्य को बता दो कि हम उसको तोड़ने वाले हैं। तो राष्ट्रपति फोन कर देंगे कि हेलो, हाँ तुम्हारा विभाजन होने वाला है, तैयार हो जाओ। तो इसमें अब राष्ट्रपति, केंद्र जो है बाध्य नहीं है कि अगर राज्यों ने कि विधानमंडल ने कह दिया कि नहीं ये विभाजन नहीं हो सकता, तो वो जो चाहते कर सकता है केंद्र, क्योंकि इसलिए केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ हैं, वो चाहे तो रोक सकती, चाहे तो नहीं रोक सकती। आप रोक नहीं सकते, आपका विरोध नहीं मानेगी, वो बाध्य नहीं है। तो यही हुआ था जो 2 जून 2014 को, जब नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया था। बहुत विवाद हुआ था, बहुत मतभेद थे, लेकिन एक नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी और उन्होंने अलग कर दिया। वही चीज़ हुआ था आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया था 1 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दिया गया 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड अलग कर दिया गया 15 नवंबर 2000 को। फिर एक लोग थे, बहुत ही अपने आप को काबिल समझते थे, कहते थे हम एक नया देश बनाएंगे, नया देश बनाएंगे, नया देश बनाएंगे, हम कुछ भी कर लो, हम देश बनाएंगे। 370 को लेकर ऐसे ऐसे नाच रहे थे कि अपनी जान, इनको वीटो पावर मिल गया। 370 नहीं, अपनी जान एक वीटो पावर था। तो अंततः क्या हुआ, मोदी जी ने ऐसी कचुमच ढील की कि पूर्ण रूप से राज्य भी नहीं रह गए, केंद्र शासित राज्य बनकर रह गए। अब कहते हैं ना मुझे राज्य ही बना दो। तो ये होती है इंसान की इंसानियत। जब तक इंसानियत का परिचय दो ना, तो लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए जब तक उनको उनकी औकात से रूबरू में कराओ, तब तक उनको मज़ा नहीं आता है। तो ये होता है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप अब कोई भी देश, अपने देश के अंदर, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, नाम, सीमा, क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो उत्तर प्रदेश से लखनऊ उठाकर बिहार को दे दे, बिहार से पटना उठाकर लखनऊ में रख ले, कुछ भी नाम, सीमा, क्षेत्र। जैसे उड़ीसा, पहले कलिंग था, फिर उत्कल हुआ, फिर उड़ीसा हो गया, फिर उड़ीसा हो गया,
उड़िया हो गया, कुछ भी नाम बदलता रहा है। ठीक, तो ये सब चीज़ें नाम सीमा क्षेत्र परिवर्तन होता रहा है। फिर यही विवाद आ गया, 1960 का एक केस आ गया, जब आपको यह नाम होगा, नाम सिरिल रेडक्लिफ महोदय, ये रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं, इनका पूरा नाम था सिरिल रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ, एक आदमी आया, बाद में कहा गया भाई भारत का विभाजन करना है, पाकिस्तान भारत का, अच्छा पाकिस्तान को अलग करना है भारत से, ठीक। टेबल पे बैठा, खड़ा हुआ, टेबल पे मैप बिछाया, उसने जितने भी चौकियाँ थी उनको डॉट डॉट किया, एक लाइन ऐसे मिला दिया। फिर कहा गया अच्छा पूर्वी पाकिस्तान को भी अलग करना है, फिर गया, फिर ऐसे ऐसे चौकियों को डॉट किया, फिर एक लाइन मिला दिया। अरे अब उसका होता तो कुछ सोचे, कुछ समझे, फ्री में मिला था, आ गया डॉट डॉट कर दिया उसको, यही। और उसने किया क्या, विभाजन जो हो गया, किसी का घर भारत में रह गया तो उसके खेत बांग्लादेश में रह गए, किसी का आंगन भारत में है तो उसका दरवाज बांग्लादेश में पहुंच गया। इस तरीके से विभाजन हो गया था। तो फिर उसी के बेस पर 1960 में बेरुबरी संघ केस, बेरुबरी यूनियन केस, एक केस आया। बेरुबरी जो पश्चिम बंगाल में एक गांव है, वहाँ के लोग, वहाँ पर क्या है, एक्चुअली में 90% लोग मुस्लिम हैं, 90% मुस्लिम हैं, 10% हिंदू हैं। और ऐसा ही कुछ क्षेत्र थे बांग्लादेश में, जहाँ पर 90% हिंदू थे और 10% मुस्लिम थे। यहाँ पर 90% मुस्लिम रह गए, 10% हिंदू बचे। तो ये हुआ, तो नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, जो 90% मुस्लिम है वो बांग्लादेश चले जाएंगे, वहाँ जो 90% हिंदू है भारत आ जाएंगे, यहाँ की ज़मीन हिंदू यूज करेंगे, वहाँ की ज़मीन मुस्लिम जाकर मुस्लिम यूज कर लेगा। ये समझा, बात हो गई पूरी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओए नेहरू जी, ऐसा नहीं होगा, तुम अपने देश में खलमंडली कर सकते हो, कोई भी राज्य इधर से उधर कर सकते हो, तहस नहस कर सकते हो, मार सकते हो, तोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन देश के बाहर है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, यहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो फिर कहा गया कि आप संसद से बहुमत लाइए, 50% साधारण बहुमत से समझौता हो जाएगा। लेकिन उस समय नेहरू जी का लोगों ने विरोध कर दिया, तो इसलिए वो काम सुलझ नहीं पाया। वही जाकर अब कितने सालों बाद हुआ था, 1990 में, 1960 से 2019 तक, 2014 में जाके सिलटा हुआ। तो वही काम, बस हटते क्या है, लोग नेता पार्टी देखते हैं। पार्टी ने जब भी देखिए देश के हित में है कि नहीं, जब देश के हित में चीज़ें हो तो नेता और चेहरा और पार्टी नहीं देखते हैं। चलिए राजनीति छोड़ते हैं। तो ये रहा भाग 3 में कहा गया साफ साफ नाम, सीमा और क्षेत्र। एक में क्या है, संघ राज्यों का, भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरे में किसी विदेशी को भारत में मिला सकते हो। तीसरे में आप अपने ही देश के अंदर राज्यों में नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कुछ भी कर सकते हो। ठीक, तो चलिए अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में सीधी सीधी बात लिख दी गई है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को और 368 अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाएगा। अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 368 में रख दिया जाएगा तो फिर वहाँ राष्ट्रपति जी जो हैं, दादाजी, उनके सिग्नेचर लगेंगे, और सिग्नेचर देने में तो नुंग जाए कि चलो हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, और सिग्नेचर नहीं करेंगे तो बिल एक्ट बन नहीं सकता। तो इसलिए अनुच्छेद 2 और 3 में, यानी 2 में विदेशी राज्य को मिलाना, 3 में अंदर खलमंडली करना, सीमा क्षेत्र नाम में जो भी परिवर्तन करना है, हर एक बात में ये तुनुंग जाएंगे। तो इसलिए तुनुंगे ना, इसलिए पहले ही फ़ोन कर दिया जाता है, ओए राष्ट्रपति जी, कि अगर कुछ हरकत करने लगे, शक्ति नहीं फिर भी, तो ये बता जाए आपको, तुमको पहले फ़ोन कर दिया था यार, आप क्यों तुनुंग रहे हो। इसलिए अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाता है। ये चीज़ अनुच्छेद 4 में बताई गई है। हाँ, दूसरी चीज़ ये चीज़ कि अगर आपको राज्यों के या विदेशी राज्यों को जो मिलाना है तो उसमें 50% बहुमत होना चाहिए। जैसे वर्तमान में कितना है, 545 है। अगर इसका आधा करोगे, 50% बहुमत होना चाहिए साधारण बहुमत से, तो 272 होगा। लेकिन क्या काटोगे, यानी 272.5, तो 272.5 नहीं, सीधा 73। किसी इंसान को तो आधा कर नहीं सकते। ठीक, तो इसलिए यानी 273, और किसी भी कि अगर गवर्नमेंट बनी तो 273 तो होंगे ही। इसलिए इन सब चीज़ों को करने में उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या होती नहीं है। दूसरा, राष्ट्रपति बाध्य है। राष्ट्रपति बाध्य क्योंकि है, क्योंकि उसको यहाँ से 3 अनुच्छेद हटा ही दिया गया है, तो बाध्य ही है। या बोलो कि कुछ भी समझ लो, वो बाध्य ही है, या उसे कोई किसी प्रकार का कोई अनुरोध नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार कोई विरोध नहीं कर सकते हैं। अनुसूची, हाँ, दूसरे जब 2 से किसी देशी राज्य को मिला लोगे, ठीक, तो ये बताया गया अनुसूची 1 में,
अनुच्छेद 1 में की बताया, अनुसूची में जाइए तो अनुसूची 1 में ये बताया गया है राज्यों में उसके क्षेत्र, तो राज्यों क्षेत्र में भी आप नाम सीमा परिवर्तन करें तो वहाँ भी परिवर्तन करना पड़ेगा, तो इसलिए वो प्रभावित होगा। साथ ही 4 अनुसूची 4 में भी क्या है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, तो अगर किसी राज्य को छोटा कर रहे हो बड़ा कर रहे हो तो वहाँ पे जो सीटें हैं उनमें तो कम ज़्यादा होंगी। इससे क्या होगा, ये छिपी हुई चीज़ें हैं जो बहुत कम मिलती हैं आपको पढ़ने को, तो अनुसूची 1 और 4 प्रभावित होते हैं। सरकार कई बार पूछ लिया गया कि अनुच्छेद 4 के तहत यदि किसी राज्य को किसी विदेशी राज्य को मिलाया गया, विदेशी देश को मिलाया गया, राज्य को मिलाया गया हमारे यहाँ, या किसी राज्य में सीमा परिवर्तन नाम में क्षेत्र में परिवर्तन किया गया, तो कौन सी अनुसूचियाँ प्रभावित होंगी, 1 और 4। क्लियर? तो चलिए 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं, बस एक बार सरसरी नजर से देख लेते हैं। भाग 1 में क्या क्या कहा गया है, कौन कौन से। अनुच्छेद 1 में कहा गया है यूनियन यानी भारत राज्यों का संघ होगा। क्लियर? दूसरा, विदेशी राज्य को मिला लो। अब देखो संविधान बनाने में कितने होशियार थे, पहले किसी को अपने राज्य में मिला लो, अपने देश में मिला लो, मिलाने के बाद उनको कुछ भी करो, काटो कूटो, नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, कुछ भी कर लो, इसलिए विदेशी राज्य बाध्य। ठीक, विदेशी राज्य बाध्य हैं। तीसरा, वर्तमान राज्य में परिवर्तन, नाम सीमा क्षेत्र में कोई परिवर्तन करो। चौथा, अनुच्छेद 4 में साधारण बहुमत से यानी 50% बहुमत से किसी भी राज्य किसी विदेशी राज्य को मिला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और राष्ट्रपति इसमें क्या है, बाध्य है। ठीक है, तो ये रहा हमारा भाग 1 टोटली कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में भाग 2 मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान सब्र रखिए, हर चीज़ बहुत ही अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छा कंटेंट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, और लाइक करना मत भूलिए, प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।